आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए मॉडल प्रश्न पत्र लेके आए हैं जो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विषय कौन सा है आपका? विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के लिए। तो चलिए देखते हैं मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान। उसके वैकल्पिक प्रश्न पहले देख लेते हैं। आपको वैकल्पिक प्रश्न कितने आएंगे? 10 आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% गारंटी के साथ ये प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है वैकल्पिक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? तो इसका उत्तर 4 आंसर दिए, 4 में से आपको सही आंसर बताना है। अ नंबर 1910 में के दशक में, ब नंबर 1920 के दशक में, स नंबर 1930 के दशक में और द नंबर 1940 के दशक में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ब नंबर 1920 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है? अ नंबर कोलकाता में, ब नंबर मुंबई में, स नंबर चेन्नई में और द नंबर नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कठपुतली एक खालिस्तान होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, खिलौना, हथियार, बर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अ नंबर खिलौना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रश्न क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? अ नंबर पेरिस, ब नंबर रोम, स नंबर लंदन, इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में की गई थी। तो इसका स नंबर का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई? प्रश्न क्या है? कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई? अ नंबर ब्रिटिश, ब नंबर स्पेनिश, स नंबर पुर्तगाली और द नंबर फ्रांसीसी। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका स नंबर पुर्तगाली पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश प्रारंभिक नेता इनमें से कहाँ के थे? प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश प्रारंभिक नेता इनमें से कहाँ के थे? बम्बई और दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता और मद्रास, दिल्ली और मद्रास। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर नहीं आएगा, इसका ब नंबर बम्बई और कलकत्ता। क्या आ जाएगा? बम्बई और कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य के खालिस्तान अंग होते हैं। प्रश्न क्या है? भारतीय राज्य के खालिस्तान अंग होते हैं? अ नंबर 1, ब नंबर 2, स नंबर 3, द नंबर 4। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर 3। भारतीय राज्य के 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा पारित ऐसा कानून जो बेहद अलोकप्रिय है, ऐसे कानून की लोगों द्वारा किस प्रकार आलोचना की जाती है? प्रश्न क्या है? संसद द्वारा पारित ऐसा कानून जो बेहद अलोकप्रिय है, ऐसे कानून को लोगों द्वारा किस प्रकार आलोचना की जाती है? अ नंबर जनसभाओं द्वारा, ब नंबर अखबारों द्वारा, स नंबर टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेजकर और द नंबर हिंसात्मक क्रियाओं द्वारा। तो इस प्रकार के जो आंदोलन होते हैं, इन आंदोलन के लिए कौन सी आलोचना की जाती है? तो उसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर हिंसात्मक क्रियाओं द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता? यहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा संसाधन निर्धारित नहीं करता। उपयोगिता, मूल्य, मात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान सघन बसे क्षेत्र हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्थान सघन बसे क्षेत्र है। मरुस्थल क्षेत्र, नदी घाटी, सघन वन क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा नदी घाटी। ब नंबर का आंसर सही है, क्योंकि मरुस्थल भी नहीं हो सकता, सघन वन भी नहीं और पर्वतीय क्षेत्र भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो सघन बसे क्षेत्र कौन से हैं? नदी घाटी क्षेत्र, जो नदी के किनारे बसे हुए होते हैं। इस प्रकार आपके 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। यदि आपने 10 प्रश्न सही किए हैं तो आपको 10 में से 10 अंक प्राप्त होंगे। अब आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक। जेम्स मिल कौन था? प्रश्न नंबर 11 क्या है? जेम्स मिल कौन था? तो उत्तर हो जाएगा जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, चार्ट से क्या आशय है? चार्ट से क्या आशय है? तो उत्तर हो जाएगा चार्ट से तात्पर्य था कि इंग्लैंड का अन्य कोई व्यापारी समूह पूर्व के साथ व्यापार में कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता नहीं करेगा। चार्ट से तात्पर्य था कि इंग्लैंड का अन्य कोई व्यापारी समूह पूर्व व्यापारी समूह के साथ व्यापार
में कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता नहीं करेगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 13 देखिए, वन गाँव की स्थापना क्यों की गई? उत्तर देखिए, रेलवे के स्लीपर निर्माण के लिए पेड़ काटने वाले मजदूरों की सस्ती एवं आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखकर वन गाँव की स्थापना की गई। प्रश्न क्या था, वन गाँव की स्थापना क्यों की गई? उत्तर हो जाएगा, रेलवे के स्लीपर निर्माण के लिए पेड़ काटने वाले मजदूरों की सस्ती एवं आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखकर वन गाँव की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? उत्तर देखिए, मेरठ पर कब्जा करने के पश्चात वहां के सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया था, अपने अफसरों की हत्या कर दी। ये सभी सिपाही लाल किला पहुंचे और बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में अनिच्छा के बावजूद बहादुर शाह ने विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार होना पड़ा। प्रश्न था, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? तो इस प्रकार इसका उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, वुड के डिस्पैच से क्या समझते हैं? वुड के डिस्पैच से क्या समझते हैं? तो उत्तर देखिए, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नीति पत्र भेजा। चूँकि यह नीति पत्र चार्ल्स वुड द्वारा भेजा गया था, अतः इसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाने लगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखिए, संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर देखिए, इस अधिकार के अंतर्गत यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 16 समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, विपक्षी दल किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है, विपक्षी दल किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, संसद में बहुमत प्राप्त दल या गठन दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? तो उत्तर है इसका, तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा आवरण को बचाने हेतु पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, जिसे मेखला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? देखिए, स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि करने से निम्नलिखित हानियां होती हैं, वनों का ह्रास होता है, मृदा अपरदन होती है और वायु प्रदूषण बढ़ता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 19 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, इसलिए लोगों को संसाधन समझा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 आएगा आपका, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। आपके प्रश्न 21 से 24 तक कैसे प्रश्न रहेंगे? दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के बीच भारत में होने वाली लड़ाइयों के कारणों की चर्चा कीजिए। उत्तर देखिए, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के बीच भारत में होने वाली लड़ाइयों के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, ये सभी यूरोपीय कंपनियां लगभग एक जैसी चीज़ों का ही व्यापार कर रही थी, अतः इनमें आपसी स्पर्धा बहुत अधिक थी। नंबर 2, अच्छी गुणवत्ता वाले महीन सूती एवं रेशमी वस्त्रों की यूरोपीय बाज़ारों में बहुत मांग थी। काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि भी यूरोप में बहुत लोकप्रिय थे। फिर थर्ड नंबर देखिए इसका, कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती थी, फलतः लाभ कम से कम मिल पाता था। अतः लाभ को बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका उन्हें दिखता था और वह था प्रतिस्पर्धियों को खत्म करना। जो प्रतिस्पर्धी रहते थे उन्हें खत्म कर देते थे, अतः अपने बाजार को बचाने के लिए इन कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ होती रहती थीं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 21 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 क्या है, ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचनाओं को किस तरह से सही ठहराया? उत्तर देखिए, ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणों के इस दावे पर प्रहार किया कि चूँकि वे आर्य थे। ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणों के इस दावे पर प्रहार किया कि चूँकि वे आर्य थे अतः वे ही सर्वश्रेष्ठ थे। उन्होंने तर्क दिया कि आर्य लोग विदेशी थे जो इस उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे तथा इस देश के सच्चे वासियों को पराजित कर यहाँ की भूमि पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। इन आर्यों ने इन पराजित लोगों को निम्न जातियों वाले लोगों के रूप में हीन दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। दरअसल इस धरती पर तथाकथित
निम्न जातियों के देशी लोगों का अधिकार, आर्यों का नहीं। यानी कि यहाँ पे देशी लोगों का अधिकार है, आर्यों का नहीं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 23 देखिए, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? प्रश्न क्या है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो उत्तर देखिए, लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत पड़ती है क्योंकि नंबर 1, यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है कि जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। नंबर 2, वह ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। नंबर 3, संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 24 अंतिम प्रश्न है आपका, औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर देखिए, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। इनका विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल हैं। नंबर 2, प्रक्रम के अंतर्गत कच्चे माल को परिकृष्ट माल में परिवर्तित करते हैं। नंबर 3, निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत निवेश में कपड़ा, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत आएंगे। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई शामिल होंगे। वह निर्गत होगी कमीज। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 24 और यह मॉडल प्रश्न पत्र जो आपका बी सेट था सामाजिक विज्ञान का समाप्त होता है। यदि आपको हमारे द्वारा जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को समझाया गया यह प्रश्न पत्र अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।